हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपने अपने यूट्यूब चैनल एडी आदित्य क्लासेज में। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ यह है कि आपके लिए एग्ज़ाम डेट आ गई है, चाहे वो राजस्थान पुलिस की हो या फिर दिल्ली पुलिस की, पहले से ही ऑलरेडी आ रखी है। साथ ही अगर बात करें रेलवे की एग्ज़ाम की, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज लेके आया था, लगभग 1,40,000 के समथिंग, तो उसने भी अब एग्ज़ाम डेट जारी कर दी है। तो आप सब तैयारी में लग जाइए, ठीक है। अब बात करते हैं, जो आज का अपना टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है और केमिस्ट्री से है। तो जो केमिस्ट्री का टॉपिक है, अणु के बारे में हम जानेंगे कि अणु क्या होता है और उसी के से रिलेटेड आगे और क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें इस पीडीएफ में मैंने कुछ और क्वेश्चंस भी डाले हैं जो कि आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से बिलोंग करते हैं, तो हम उन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बताते हैं हम अणु के बारे में। हम बात करेंगे अणु के बारे में कि अणु क्या होता है, ठीक है। अणु किसी तत्व या यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु की परिभाषा क्या है? किसी तत्व या यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है, ठीक है। अणु से छोटा होता है परमाणु, जिसको और आगे विभाजित नहीं कर सकते, और हम उसको बोलते हैं एटम। यानी कि एटम को अब उससे आगे और छोटा रूप नहीं दिया जा सकता है। यानी कि जो सबसे छोटा कण होता है उसको बोलते हैं परमाणु, और उससे बड़ा होता है उसको अणु बोलते हैं। तो दो परमाणु अथवा अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलेंगे तो फिर एक अणु का निर्माण होता है। अगर हम बात करें अवोगाद्रो संख्या के बारे में, देखिए, एक अवोगाद्रो संख्या होती है जो कि एक वैज्ञानिक हुए थे, रसायन विज्ञान के यानी कि केमिस्ट्री के वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने ही नाम पे फिर यह संख्या बताई थी कि एक मोल में कितने अणु होते हैं, तो उसकी संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। एग्ज़ाम में सीधा ही क्वेश्चन किया जाता है कि एक अवोगाद्रो का मान होता है या अवोगाद्रो संख्या में कितने अणु होते हैं, तो वहाँ पे आपका आंसर होता है, इसी को हम अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं, जो कि एक मोल के बराबर होती है, ठीक है। तो एक मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो यह सीधी वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है कि अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है या एक मोल में कितने अणु होते हैं। तो एक मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। राजस्थान पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन किए जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा घुमा के पूछा नहीं जाता है साइंस से। तो इनको सीधी वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर अब हम नेक्स्ट बात करें तो मैंने कुछ यहाँ पे सम स्पेशल पॉइंट्स के नाम से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, सम स्पेशल पॉइंट्स। तो हम उनके बारे में बात करेंगे कि उन स्पेशल पॉइंट्स में उनकी क्या खासियत है, उनकी कुछ ना कुछ विशेषता रही होगी, तभी इनको यहाँ पे सम स्पेशल पॉइंट्स का नाम दिया गया है और यहाँ पर अलग से डाला गया है। तो सम स्पेशल पॉइंट्स में हम बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम में सीधे ही क्वेश्चन किए जाते हैं, वो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। तो हम कैसे उनके आंसर क्या होंगे और कैसा क्वेश्चन यहाँ से किया जा सकता है, इस पे हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपना, इलेक्ट्रॉन की खोज कहाँ से की गई थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी कैथोड से की गई थी, यानी कि ऋण किरणों से की गई थी। जो एनोड और कैथोड दो पार्ट होते हैं, तो जो कैथोड पार्ट होता है वहाँ पे ऋण किरणें होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज कहाँ से की गई थी, तो ऑप्शन में कैथोड हो तो कैथोड, या ऋण किरण हो तो ऋण किरण से की गई थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज करता मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है, मैंने प्ले लिस्ट में आपको ट्रिक की साइंस वाली वीडियो में प्ले लिस्ट में वहाँ पे वीडियो मिल भी जाएगा, जो मैंने वहाँ पे पेन जीटीसी के नाम से डाली थी। तो इलेक्ट्रॉन को खोज करता थे वहाँ पे पीई यानी ई यानी इलेक्ट्रॉन, और टी यानी थॉमसन, यानी कि पेन जीटीसी वाली जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की खोज करता है थॉमसन। प्रोटॉन की खोज कहाँ से गई थी? तो कैथोड से की गई थी इलेक्ट्रॉन की खोज, और प्रोटॉन की खोज की गई है एनोड से। और एनोड को वहाँ पे क्या होती है, कौन सी किरणें होती है? तो धन किरणें होती है, पॉजिटिव रेज होती है। न्यूट्रॉन की खोज की गई थी एक्सरे किरणों से। एक्सरे किरणों से न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है एक्सरे। एक्सरे की अगर खोजकर्ता के बारे में बात करें तो जो एक्सरे के खोजकर्ता थे उनका नाम था WC रांटजन। WC रांटजन करके उनका नाम है, जिन्होंने एक्सरे की सर्वप्रथम खोज करी थी, ठीक है। न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु का सबसे भारी कण होता है। जो न्यूट्रॉन होता है वो किसी भी परमाणु का सबसे भारी कण होता है। एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन आता है कि किसी परमाणु का सबसे भारी कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो वहाँ पे आपको आंसर करना है न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ किसी भी परमाणु का सबसे भारी कण होता है।
इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु का सबसे हल्का कण होता है, क्योंकि इसमें माइनस चार्ज होता है और इसी कारण जो यह है इसकी वैल्यू है वो किस में आती है, तो वो जो सबसे हल्का कण बोलेंगे वो किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन को, और सबसे भारी कण बोलेंगे न्यूट्रॉन को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोजकर्ता मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। इसकी ट्रिक है पेन GTC, PEN GTC। पी से बनेगा प्रोटॉन, तो इधर जी से बन जाएगा, इसके सामने लिखना PEN, ऊपर नीचे तीनों को क्रम में लिखना, फिर उनके सामने लिखना GTC। ठीक है, तो प्रोटॉन के खोजकर्ता हो जाएंगे गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता थॉमसन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता चैडविक हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके याद करना है आपको। कहीं कहीं यह ट्रिक PEN RTC मिलेगा और उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है कि जो PEN और RTC यानी प्रोटॉन की खोजकर्ता आपको गोल्डस्टीन ना बताकर रदरफोर्ड बताया जाता है, जो कि सरासर गलत है। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन करके मैंने इसको सही कर दिया और ये GTC बनती है। ठीक है, अब बात करें 6 नंबर के पॉइंट के बारे में। 6 नंबर का पॉइंट यह कहता है कि परमाणु की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन किया जाए कि परमाणु की कोटि की त्रिज्या कितनी होती है, तो वह होती है 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन। कितनी होती है, सॉरी, एंगस्ट्रॉन में उसको मापते हैं और 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है, जो परमाणु की त्रिज्या की कोटि है उसको एंगस्ट्रॉन में मापते हैं और 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10 मीटर। नेक्स्ट है नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है। तो नाभिक की त्रिज्या की कोटि की बात करें तो इसको फर्मी में मापते हैं और 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। ठीक है, दोनों को ध्यान रखना। अब बात करें न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। देखिए 9 नंबर का पॉइंट है न्यूक्लियॉन्स के बारे में। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक में उपस्थित कण। नाभिक में उपस्थित कणों को सम्मिलित रूप से हम न्यूक्लियस के नाम से बोलते हैं। तो नाभिक में 2 कण उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, यानी कि वो नाभिक के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं बाह्यतम कक्षा में। सबसे बाह्यतम नहीं, लेकिन नाभिक के बाहर वाली जो कक्षाएँ होती है उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और जो तो अंदर कौन से 2 कण रह गए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से फिर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो 9th नंबर का पॉइंट अपना, परमाणु में अधिकतम कक्षा कितनी होती है। तो जो परमाणु होता है उसकी अधिकतम कक्षा 7 हो सकती है। 7 से अधिक किसी भी परमाणु की कक्षा नहीं हो सकती। ठीक है, तो 1 से लेकर 7 तक किसी भी परमाणु की कक्षाएँ होती हैं, उनकी संख्या 1 से लेकर 7 तक हो सकती है। उनकी संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है और मैक्सिमम 7 हो सकती है। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स की संख्या तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। देखिए द्रव्यमान संख्या क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। किसी भी तत्व की जो द्रव्यमान संख्या होती है वह न्यूक्लियॉन्स की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, कैसे कि जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें जो 2 कण उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। और इन दोनों का जो योग होता है उसी को हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है कि उसका भार कितना होता है। ठीक है, एक तरह से हम उसको भार मान सकते हैं। तो जो उसका वजन है वो कितना होता है, तो जो उसमें उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन्हीं दोनों की योग के बराबर ही किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या का योग होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि उसका द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो नाभिक में उपस्थित जो कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके दोनों के द्रव्यमान के योग के बराबर किसी भी तत्व का द्रव्यमान होता है। ठीक है, नाभिक की खोज के बारे में बात करें तो मैं बता चुका आपको, नाभिक की खोज करता है रदरफोर्ड, जो कि पेन RTC करके आपको प्रोटॉन की खोजकर्ता बताए जाते हैं। बल्कि इन्होंने प्रोटॉन की खोज नहीं करी थी, इन्होंने केवल एक प्रयोग किया था और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि परमाणु में नाभिक उपस्थित होता है। एल्फा किरणों की इन्होंने बोछार कराई थी। एक स्वर्ण पट्टिका थी, स्वर्ण पन्नी थी सोने की, उसके ऊपर इन्होंने एल्फा किरणों की बोछार करवाई थी। एल्फा कण होता है He+4। तो उनकी इन्होंने जब बोछार कराई तो इन्होंने देखा कि कुछ कण तो सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, कुछ कण वापस मुड़कर आ जाते हैं और कुछ कण कुछ कण होते हैं जो सीधे गए और सीधे ही बेक आ जाते हैं, यानी कि 180 डिग्री पे घूम के वापस सीधे आ जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने तब बताया था कि नाभिक में एक ऐसा स्थान होता है, किसी भी कण या परमाणु में एक छोटा सा ऐसा स्थान होता है जिसको हम नाभिक कहेंगे, और उस पर सबसे अधिक मैक्सिमम चार्ज होता है, यानी कि वो
अपने अंदर से किसी को होकर जाने नहीं देता और वह उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। तब इन्होंने बताया था कि एक नाभिक भी उपस्थित होता है और जब कुछ कण विचलित हो जाते हैं तो इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो फिर उनको वो विपरीत दिशा में मोड़ देते हैं और कुछ कण सीधे निकल जाते हैं। तो इन्होंने बताया था कि नाभिक में परमाणु में जो रिक्त स्थान भी मौजूद होता है। ठीक है, ऐसे करके इन्होंने 4-5 अपने परीक्षण से पॉइंट बताए थे और इन्होंने ये बताया था कि नाभिक भी होता है। ठीक है, बात करें परमाणु की संरचना का आधुनिकतम सिद्धांत किस पर आधारित है। जो परमाणु की संरचना का आधुनिकतम सिद्धांत हम जानते हैं वह तरंग प्रकृति पर आधारित है। ठीक है, परमाणु भार का क्रम, तो सबसे ज़्यादा परमाणु भार होता है न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर और इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का। देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन पे चार्ज माइनस में रहता है, लेकिन जो चार्ज होता है प्रोटॉन पे वो प्लस वाला होता है। खुद की प्रकृति प्रोटॉन की प्लस की होती है, लेकिन इस पर चार्ज माइनस में रहता है कि 1.6 × 10⁻19 कूलाम चार्ज रहेगा और इलेक्ट्रॉन पर रहेगा -1.6 × 10⁻19 कूलाम और इसका न्यूट्रॉन का होता है 0। इसीलिए यह सबसे अधिक भार वाला होता है और इलेक्ट्रॉन सबसे कम भार वाला कण होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन किया जाए कि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर है तो वो पुणे में है और साइंस सिटी के नाम से किसको जाना जाता है तो कोलकाता को भारत की साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पुणे में और जो साइंस सिटी है इंडिया की वो कोलकाता को जाना जाता है। कोलकाता को कहा जाता है साइंस सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करें कि कुछ उपकोष होते हैं तो उनकी आकृति क्या होती है, उनमें कक्षक कौन कौन से कितने होंगे और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ये अब बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें एस उपकोष की, कक्षाओं में उपकोष पाए जाते हैं तो जो सबसे पहला उपकोष होता है उसको एस उपकोष बोलते हैं। अगर इसकी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति गोलाकार होती है और एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन यहीं से यही आता है कि एस कक्षक की आकृति कैसी होगी या कैसी होती है तो गोलाकार होती है। अगर पी उपकोष की बात करें तो डंबलाकार होती है, डी उपकोष की बात करें तो दोहरी डंबलाकार होती है और एफ उपकोष की बात करें तो जटिल होती है। ठीक है, तो एस पी डी एफ ऐसे आपको ध्यान में रखना है और जब इनकी आकृति याद करनी है तो गोलाकार, डंबलाकार, दोहरे डंबलाकार और जटिल। ठीक है, अगर हम इनमें कक्षक की बात करें तो देखिए एस कक्षक है तो उसमें एस उपकोष में एक कक्षक होता है, फिर उसमें 3 होंगे पी में और डी में होंगे 5 और एफ उपकोष में होंगे 7 कक्षक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इनकी डबल होगी। अगर एक कक्षक है एस में तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। पी उपकोष में 3 कक्षक है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। डी उपकोष है तो 5 कक्षक है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, पी कक्षक की डंबलाकार, डी कक्षक की दोहरी डंबलाकार और लास्ट में एफ कक्षक की जटिल आकृति होती है। और एग्जाम में काफ़ी बार यहीं से क्वेश्चन किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बात करते हैं, उनको जानते हैं उनके आंसर क्या होंगे और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं सीधे ही उनके ऊपर हम बात करेंगे। अब तक हमने वन लाइन क्वेश्चन भी देखे हैं, वन लाइनर में मैंने डायरेक्ट आपको बता दिए और हमने परमाणु के बारे में जान लिया और कक्षकों की आकृति के बारे में जान लिया। अब देखते हैं कि अगर क्वेश्चन किए जाते हैं तो कैसे किए जाते हैं और उनके आंसर हमें सीधे कैसे पता होना चाहिए और ये उनसे अलग है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट नहीं होंगे। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अब संयोजी इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि किसी भी तत्व की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो सबसे बाहर वाला कक्षक होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन उसमें अपने राउंड लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे तो उनको बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जैसे कि कोई कक्षक है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन अब चक्कर लगा रहे हैं तो फिर उसकी संयोजकता 3 हो जाएगी, 7 लगा रहे तो 7 हो जाएगी और अधिकतम संयोजकता 7 ही हो सकती है। आगे वो नेक्स्ट फिर अगले कक्षक में प्रवेश कर जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारण करती है तत्व के रासायनिक गुणों का। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो वह उसके रासायनिक गुणधर्मों का निर्धारण करती है कि उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, रासायनिक विशेषता है वो क्या क्या हो सकती है, उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या पर निर्भर करती है। परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा रहती है। जो परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन हैं तो उनकी कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, वो खर्च नहीं होती है।
इसका ध्यान रखना है कि परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदैव धनात्मक रहती है, संरक्षित नहीं, धनात्मक रहती है, पॉजिटिव ही रहेगी। सबसे मजबूत बंध एकल बॉन्ड होता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सबसे मजबूत बंध होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये नहीं कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको ज़्यादा मजबूत बता दिया, ट्रिपल होने से ही वो मजबूत नहीं है, वो तो उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है उसको, लेकिन जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको नहीं तोड़ा जा सकता। और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो सबसे मजबूत बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे क्रियाशील बंध होता है। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसमें पूछा जा रहा है कि जो सबसे क्रियाशील बॉन्ड होता है तो उसका नाम क्या है। तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सबसे क्रियाशील बॉन्ड होता है कि वो सभी से जल्दी क्रिया करना चाहता है, उसकी उस प्रॉपर्टीज़ होती है कि वह आसानी से क्रिया करना चाहता है, सबसे तेज़ी से क्रिया करता है। इसी कारण जो सबसे क्रियाशील बॉन्ड होता है वो होता है ट्रिपल बॉन्ड। किसी आयन अथवा परमाणु के चुंबकीय गुणों की व्याख्या का आधार क्या है। किसी आयन अथवा परमाणु के चुंबकीय गुणों की व्याख्या का आधार चक्रण क्वांटम संख्या, जो कोई भी आयन या परमाणु है उसकी जो चक्रण क्वांटम संख्या है वह उसके चुंबकीय गुणों की व्याख्या करती है, चुंबकीय गुणों का निर्धारण करती है। 4 प्रकार की संख्याएं होती है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या और एक और होती है। तो ये चारों किसी भी परमाणु के गुणों की व्याख्या करती है। तो उसी में एक जो चक्रण क्वांटम संख्या है वह चुंबकीय गुणों की व्याख्या करती है। किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात की जाती है। एक सूत्र है, किसी भी कोश में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसके लिए एक सूत्र दिया गया है 2n²। 2n² एक सूत्र है जिसके द्वारा किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात की जाती है। जैसे कि अगर यहाँ पे जो n है उसका मान होगा कक्षक की संख्या, जैसे कि पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ऐसे। ठीक है, अगर सातवां कक्षक है तो फिर यहाँ पे 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 ऐसे कुछ उसका मान आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर पहला कक्षक है तो 2 × 1 और 2 बाहर रहेगा, पहले 1 का स्क्वायर होगा 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2, यानी कि पहले कक्षक में 2, अगर n बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, दूसरे में 8 रहेंगे। ठीक है, और तीसरा है तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18, ऐसे कक्षक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, कक्षक कि जो किसी भी कोश होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला दिया गया है, तो वो दिया गया है 2n²। ठीक है, नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग किसी कोश में अधिकतम कोषों की संख्या ज्ञात की जाती है। किसी भी कोश में जो अधिकतम कोषों की संख्या होती है वो कितनी होती है, यह ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया गया है और वह सूत्र है n²। ठीक है, तो n² के द्वारा किसी भी कोश में अधिकतम कक्षों की संख्या ज्ञात की जाती है n² के द्वारा, और 2n² के द्वारा अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात की जाती है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है कक्षक की आकृति निर्धारित की जाती है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बता रहा है कि कक्षक की आकृति किस क्वांटम संख्या के द्वारा निर्धारित की जाती है। उस क्वांटम संख्या का नाम है द्विगंशी क्वांटम संख्या। मैंने अभी आपको बताया था 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या और एक और होती है, उसका नाम थोड़ा दिमाग से निकल गया है। तो उसके द्वारा इनके द्वारा जो अपना परमाणु होता है उनकी विशेषताएं निर्धारित की जाती है। तो चक्रण क्वांटम संख्या के द्वारा हम देख रहे थे कि किसी भी परमाणु के चुंबकीय गुणों की व्याख्या की जाती है। और अगर हम बात करें कक्षक की आकृति का निर्धारण कौन सी क्वांटम संख्या करती है, तो वह द्विगंशी क्वांटम संख्या करती है। जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है उसके द्वारा किसी भी कक्षक की आकृति का निर्धारण किया जाता है कि उस कक्षक की आकृति कैसी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण का निर्धारण किया जाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है कि तो उसका जो निर्धारण है वो किस क्वांटम संख्या के द्वारा किया जाता है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा किया जाता है। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया जाता है। एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर हुए थे या वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था अपने ही नाम पे, आपबाउ सिद्धांत। उसके द्वारा किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया जाता है कि पहले s कक्षक में फिर 1s 2s 2p 3s 3p 4d ऐसे 1s 2s 2p 3s 4p 1s 2s 2p 3s 3p 3
ठीक है। 3D ऐसे मतलब SPD कक्षा में पढ़ने का एक सिद्धांत था जो कि आपको 12th में पूरी एक अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, आबा सिद्धांत। तो उन्होंने एक नियम दिया था कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निर्धारित करेंगे, ठीक है। तो उसके द्वारा आपके तो डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए कौन सा सिद्धांत यूज में लिया जाता है, तो उसका नाम है आफ-बाऊ का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, परमाणु होता है। परमाणु की विशेषता होती है कि वह विद्युत उदासीन होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा, वैसे वह विद्युत के लिए उदासीन रहता है। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि परमाणु होता है, तो आपको बताना है कि वह विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन होता है, परमाणु की यह विशेषता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, तो यह इसका आंसर होगा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है उसके अलावा जो अन्य इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे इसके कंपैरिजन में यह क्वेश्चन किया गया है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो कितनी रहेगी। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन के अलावा जो अन्य इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसकी अपेक्षा तो अधिकतम ही होगी। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वह अपने साथ जो एनर्जी रखेगा वह जो अन्य इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगा रहे हैं उनसे तो अधिक ही रखेगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने बताया था कि यह बाह्यतम कक्षा में जो चक्कर लगा रहे होते हैं सबसे बाहर वाली कक्षा में, उन्हीं को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और अंदर वाली कक्षा में उनका युग्मन हो जाता है तो वह फिक्स चक्कर लगाते थे, लेकिन बाह्यतम कक्षा में इनका युग्मन नहीं हो पाया तो उसको हम बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजी इलेक्ट्रॉन निर्धारक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किस चीज़ का निर्धारण करते हैं, तो यह मैं पहले बता चुका आपको कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वह किसी भी तत्व की संयोजकता के निर्धारक होते हैं कि उसकी संयोजकता 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, कितनी उसकी संयोजकता होगी, इसका निर्धारण करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो कि बाह्यतम कक्षा में मुक्त अवस्था में उपस्थित रहते हैं, तो वही निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया होती है अगर तत्वों में या किसी यौगिक में किसी परमाणु के साथ, तो उसमें जो भाग लेते हैं वह बाह्यतम कक्षा में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी, तो परमाणु नाभिक की खोज करता रदरफोर्ड ही है। मैंने बताया था आपको पेन जीटीसी वाले ट्रिक के द्वारा, और उसके अलावा भी मैंने बताया था कि इन्होंने बोसा गई थी श्रवण पट्टिका पे अल्फा कणों की, और उसके द्वारा इसका पता लगाया था कि नाभिक भी होता है, ठीक है। तो हमने बात कर ली केमिस्ट्री की जो आज की क्लास थी उस पर। अब आप है ना चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को बताते रहिए, स्टडी करते रहिए। एग्ज़ाम्स आ चुके हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।